मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया है, भारत की अनगिनत हाईवे पर ट्रक चलाते हुए। सड़क मेरी दूसरी दुनिया है, मेरा ट्रक मेरा सबसे करीबी साथी। मैंने हर तरह का रास्ता देखा है, भीड़ भाड़ वाले शहर, वीरान गांव और वो अनंत हाईवे जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है, जैसे हवा भी वहां फुसफुसाने से डरती हो। लेकिन आज तक कोई भी रास्ता मुझे हिला नहीं पाया था, सिवाय NH 766 के। ये हाईवे ट्रक ड्राइवरों के बीच भूतिया सड़क के नाम से मशहूर है। एक ऐसा रास्ता जो घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां हादसे आम हैं और जहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की कहानियां हर ढाबे पर सुनी जाती हैं। पहले मैं इन कहानियों पर हंसता था, इन्हें थके हुए दिमागों की उपज मानता था। लेकिन ये सब तब तक था जब तक मैंने खुद उस रास्ते पर कदम नहीं रखा था, जब तक मैं उससे नहीं मिला था। मेरा नाम रघुवीर सिंह है और ये उस रात की कहानी है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात सन्नाटा बहुत भारी था, ऐसा सन्नाटा जो शरीर से लिपट जाता है, ठंडी गीली धुंध की तरह। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मेरी नजरें कभी सामने फैले अंधेरे पर टिकती तो कभी साइड मिरर में मेरे खलासी किशन की धुंधली परछाई पर। वो मेरी बगल में ऊँघ रहा था, उसका सिर ट्रक की लय के साथ हल्के हल्के झूल रहा था। किशन मुश्किल से 22 साल का था, मेरे ही गांव का लड़का। पहली बार मेरे साथ लंबी ट्रक यात्रा पर निकला था, कुछ पैसे कमाने और अपने छोटे से गांव से बाहर की दुनिया देखने की चाहत ली। मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि यह रास्ता NH 766 बाकी सड़कों जैसा नहीं है। बाबूजी, ये तो बस बातें हैं, उसने हंसते हुए कहा था जब मैंने उसे उन डरावनी कहानियों के बारे में बताया था जो ट्रक ड्राइवर इस हाईवे के बारे में फुसफुसाते हैं। भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने उसे वैसे ही रहने दिया, जितना कम जानता उतना बेहतर था। हाईवे आगे लंबा खिंचा हुआ था, दोनों तरफ घने जंगलों की काली दीवारें खड़ी थीं। अजीब बात यह थी कि सड़क पर हमारे अलावा कोई नहीं था, न कोई कार, न कोई दूसरा ट्रक, यहां तक कि कोई साइकिल वाला भी नहीं। सिर्फ इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और सड़क पर टायरों की हल्की थाप गूंज रही थी। बाबूजी, एक बीड़ी मिलेगी? किशन ने नींद भरी आवाज में कहा, अपनी आंखें मलते हुए। बीड़ी छोड़, जरा रेडियो चला दे, मैंने कहा। उस घने सन्नाटे को तोड़ने के लिए कुछ भी चाहिए था। किशन ने रेडियो के नॉब घुमाए। कुछ देर तक बस स्टैटिक की खरखराहट आई, फिर कहीं से किशोर कुमार का एक पुराना गाना बज उठा। वो जानी पहचानी धुन थी जिसने कई बार अकेलेपन में मेरा साथ दिया था। लेकिन आज, इस रात, इस हाईवे पर यह धुन भी दिल से उस अजीब बेचैनी को मिटा नहीं पाई जो धीरे धीरे मेरी रीढ़ में उतरती जा रही थी। आगे सड़क एक घाटी में उतर रही थी जहां अंधेरा और गहरा था। हवा ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। मुझे तब नहीं पता था कि हम NH 766 के सबसे श्रापित हिस्से में दाखिल हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अंधेरे में कोई पहले से हमारा इंतजार कर रहा था। ट्रक घुमावदार ढलान पर गरजता हुआ नीचे बढ़ रहा था और पेड़ों के बीच से एक घना कोहरा रेंगता हुआ सड़क पर उतरने लगा था। वो ट्रक की हेडलाइट्स के चारों ओर लहराने लगा, इतनी घनी चादर बुनते हुए कि कुछ ही मीटर आगे देखना मुश्किल हो गया। मैंने आगे झुककर स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। अजीब धुंध है बाबूजी, किशन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी घुली हुई थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों की बदबू और कुछ ऐसा जो मीठा था लेकिन गले में उलझ जाने वाला। इससे पहले कि मैं इस गंध को ठीक से समझ पाता, मैंने उसे देख लिया। पहले तो वो बस कोहरे में एक धुंधली परछाई जैसी दिखी, सड़क के किनारे खड़ी एक दूर की आकृति। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, उसके नक्शे साफ होते गए। एक औरत, वो नंगे पैर थी, फटी पुरानी सफेद साड़ी पहने हुए। हवा एकदम स्थिर थी, फिर भी उसकी साड़ी हल्के हल्के हिल रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बालों ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। वो हिली नहीं, उसने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं खड़ी थी, हमें देख रही थी। मेरी रीढ़ में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई। बाबूजी, आप भी देख रहे हो? किशन की आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। चुप, मत देख उसे। मेरी अपनी आवाज दूर से आती हुई लगी, खोखली और अनजान।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था, मत रोको ट्रक, मत देखो उसे मौजूदगी का एहसास मत होने दो। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रख दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, कुछ भयानक हुआ। वो हिली, पर इंसानों की तरह नहीं, स्वाभाविक तरीके से नहीं। एक पल पहले वो सड़क के किनारे खड़ी थी और अगले ही पल वो अचानक मेरी खिड़की के ठीक पास आ गई। और तब मैंने उसकी आंखें देखी, काली, खाली, अंतहीन। मेरे गले से एक भयानक चीख निकल गई। ट्रक झटके से बाईं तरफ मुड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब होश आया, ट्रक रुका हुआ था। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी धीमी गड़गड़ाहट के अलावा चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा था। मेरी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, लेकिन पूरी तरह कांप रही थीं। किशन मेरे पास बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। बाबूजी, वो औरत, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आवाज इतनी धीमी कि जैसे शब्द उसके होंठों से निकल ही न पा रहे हों। मैंने धीरे से सिर घुमाया। सड़क खाली थी, वो जा चुकी थी, लेकिन मेरे सीने में जो अजीब सा बोझ था वो अब भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी हमें देख रहा हो, कहीं से छिपकर। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में लटक रहे छोटे से त्रिशूल को पकड़ा। मेरी दादी ने इसे मुझे सालों पहले दिया था। कहा था कि यह सफर में मेरी हिफाजत करेगा। कोई नहीं है, मैंने आखिरकार कहा, खुद को दिलासा देने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने गियर स्टिक पर हाथ रखा, इस जगह से भाग निकलने के लिए, ठक ठक, ट्रक के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। धीमी, ठहरी हुई, जानबूझकर दी गई दस्तक। हम दोनों जमे बैठे रहे, सांस तक लेना भूल गए। और फिर एक आवाज, नरम, स्त्री स्वर, कोहरे के बीच से फुसफुसाती हुई, रघुवीर। वो मेरे नाम से मुझे बुला रही थी। मेरी रगों का खून बर्फ की तरह जम गया। और फिर ट्रक का इंजन बंद हो गया। सन्नाटा जो पसरा वो सामान्य नहीं था। ये सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि जिंदगी की अनुपस्थिति थी। जंगल जो हमेशा झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से भरा रहता था, अब एकदम मुर्दा लग रहा था। और फिर वही आवाज, रघुवीर। धीमी, जानी पहचानी, पर गलत। मेरी पीठ पसीने से भीग गई। उसने मेरा नाम लिया था, मेरा नाम। बगल में किशन ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में ढंस गईं। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आए। उसका चेहरा भय की एक मूरत बन चुका था। मैंने मुश्किल से गला साफ किया, खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे सिर घुमाया। कुछ नहीं था। सड़क एकदम सुनसान थी। सिर्फ सफेद धुंध जो ट्रक के चारों ओर घूम रही थी, जैसे भूतिया उंगलियां धीरे धीरे हमें जकड़ रही हों। कोई नहीं है बाबूजी, किशन हकलाया, लेकिन उसकी आवाज खोखली थी। खुद उसे भी यकीन नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने चाबी घुमाई। इंजन घड़घड़ाया, एक बार, दो बार, फिर सन्नाटा। और तभी ट्रक के पीछे से थक, एक धीमी ठहरी हुई आवाज, जैसे कोई चलकर हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने दांत भींच ली और इस बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। ट्रक जोर से गरजा, चल बेटा, अब यहां से निकलना है। मैंने बुदबुदाते हुए गियर बदला और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। टायर घिसटकर सड़क पर चिल्लाए, जैसे वहां की जमीन भी हमें जाने नहीं देना चाहती थी। धुंध हमारे चारों ओर घूमती रही, लेकिन मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। हम अंधेरे को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन मैं जानता था, वो गई नहीं थी। वो अब भी थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। और हमारा सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। समय बीतता गया, या शायद थम गया था। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं बस सड़क पर नजरें गड़ाए था, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमाए। रियर व्यू मिरर में झूलता त्रिशूल हल्के हल्के हिल रहा था, लेकिन इससे मेरे सीने में मच रही घबराहट कम नहीं हुई। किशन चुप था। जब से हमने वो जगह छोड़ी थी, उसने एक शब्द तक नहीं कहा था। उसकी उंगलियां अब भी आपस में भींची हुई थीं, होंठ लगातार हिल रहे थे, शायद कोई प्रार्थना कर रहा था। और फिर वो टूटी हुई आवाज में बोला, बाबूजी। चुप, मैंने उसे टोक दिया, अभी कुछ मत बोल। लेकिन वो नहीं रुका। हम कब से चल रहे हैं? मैंने भौहें सिकोड़ी। ये क्या सवाल था? फिर जैसे ही मैंने डैशबोर्ड की ओर देखा, मेरी सांस रुक गई। समय, घड़ी वहीं दिखा रही थी, 2:17। ठीक वही समय
जब ट्रक रुका था, मेरे दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। ट्रक झटके से रुक गया। हेडलाइट्स ने कोहरे को चीरते हुए सामने की सड़क को रोशन किया और मेरी रगों का खून जम गया। हम वहीं थे, ठीक उसी जगह जहां हमारा ट्रक पहली बार बंद हुआ था। हम चक्कर काट रहे थे और फिर सड़क के किनारे वो खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली औरत। उसका सिर अब भी उसी अजीब भयानक तरीके से झुका हुआ था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। ट्रक का केबिन अचानक छोटा लगने लगा। हवा और भारी हो गई। मेरे हाथ कांपते हुए गियर बदलने लगे, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। चल चल साली, मैंने दांत पीसते हुए बुदबुदाया और एक्सीलरेटर पर जोर दिया। इंजन गुर्राया, ट्रक कांपा, लेकिन हम हिले तक नहीं। किशन की सांसें तेज हो गईं, उसके नाखून घुटनों में धंस गए। बाबूजी, हम फंस गए हैं, वो बुदबुदाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर दरवाजे का हैंडल हिला, सवारी वाली सीट का हैंडल। धीरे धीरे, जानबूझकर। किशन चीख पड़ा। मैंने सिर घुमाया और वो अंदर थी, हमारे बीच बैठी हुई। उसके चेहरे पर अब भी आधे झूलते हुए बाल थे। उसका शरीर ठंडा था, गीला, मिट्टी और सड़ांत की गंध से भरा। मैं सांस तक नहीं ले पाया, मैं हिल तक नहीं सका। और फिर वो आगे झुकी। उसके होंठ मेरे कान के पास थे और उसकी आवाज मरी हुई भी थी और जिंदा भी। उसने फुसफुसाया, चलाओ रघुवीर। और हर तर्क, हर समझदारी को ताक पर रखकर मैंने उसका हुक्म मान लिया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद ये डर था, शायद ये किसी ऐसी ताकत का असर था जिस पर मेरा कोई बस नहीं था। लेकिन जैसे ही वो ठंडी, सिहरन भर देने वाली फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी, मेरे हाथ अपने आप चलने लगे। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। किशन मेरे बगल में बैठा था, पूरी तरह जड़ हो चुका। उसका चेहरा सफेद था, सांसें उथली और हाथ कांपते हुए गोद में रखे थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत तक नहीं की, बस सामने की सड़क पर ध्यान टिकाए रखा। लेकिन कुछ बदल चुका था। हाईवे वैसा नहीं लग रहा था। वो जानी पहचानी सड़क जो घने जंगलों के बीच लंबी सीधी जाती थी, गायब हो चुकी थी। अब हम एक तंग, टूटी फूटी सड़क पर थे। सड़क इतनी पुरानी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस पर कोई गाड़ी न चली हो। डामर उखड़ा हुआ था, लेन मार्किंग लगभग मिट चुकी थी और पेड़, वो भी अलग थे। टेढ़े मेढ़े, सड़े गले पेड़ जो अजीब तरीकों से झुके हुए थे। उनकी नंगी टहनियां हमारी तरफ फैली थीं, जैसे कोई पंजे फैलाए खड़ा हो। और सबसे भयानक बात, कोई संकेत नहीं थे, कोई मील का पत्थर नहीं, कोई दिशा दिखाने वाला बोर्ड नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह सड़क किसी नक्शे पर थी ही नहीं, या शायद हम किसी ऐसी जगह पर आ गए थे जहां हमें नहीं होना चाहिए था। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। बाबूजी, किशन की आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। ये हम कहां आ गए? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। सड़क बस आगे बढ़ती जा रही थी, धुंध में खोती हुई, और मेरे अंदर कुछ कह रहा था, ये बस गलत मोड़ नहीं था, हमने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया था। समय बीतता गया, या शायद थम गया था। किशन अब अपने आप में सिमट चुका था। उसकी उंगलियां लकड़ी की माला को कसकर पकड़े हुए थी। होंठ बिना आवाज के कोई प्रार्थना दोहरा रहे थे। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं सुन रहा था, क्योंकि अब धुंध खामोश नहीं थी। पहले हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई दूर, बहुत दूर फुसफुसा रहा हो। फिर धीरे धीरे वो आवाजें साफ होने लगीं, करीब आती हुई, स्पष्ट, सजीव। मेरी सांसें अटक गईं। वो आवाजें, वो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने जबरदस्ती अपना ध्यान सड़क पर बनाए रखा। ये सब दिमाग का धोखा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन मैं जानता था कि यह झूठ था, क्योंकि वो आवाजें तेज हो रही थीं और अचानक कैबिन के अंदर ठंड बढ़ गई, हवा भारी हो गई। कोई यहां था, हमारे साथ, पीछे। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांका और मेरा खून जम गया। पीछे की सीट पर कोई था, एक धुंधली परछाई, एक बैठी हुई आकृति जो बिल्कुल स्थिर थी। और फिर वो हिली। मेरी धड़कन कानों में गूंज उठी। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि क्या सच में कोई था या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। लेकिन कोई आदिम डर मुझे रोक रहा था।
किशन ने अचानक घुटी हुई आवाज में सांस खींची। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें एक तक बाहर खिड़की की ओर देख रही थीं। बाबूजी, उसकी आवाज कांप रही थी। देखो, वहां देखो। मैंने उसकी नजरें फॉलो की और मेरी रगों का खून ठंडा हो गया। ट्रक के बाहर धुंध के बीच कई परछाइयां खड़ी थीं, दर्जनों। उनकी आकृतियां धुंध में लहराती हुई, चुपचाप हमें घूरती हुई, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हूं। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोर से गुर्राया, तेजी से आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता था हम कहां जा रहे थे। मैं बस इतना जानता था, हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन चाहे हम जितनी भी दूर चले जाएं, धुंध उतनी ही घनी बनी रही। हमारे आगे कुछ ही मीटर तक की दुनिया को निगलती हुई सड़क अंतहीन लग रही थी। ऐसे आगे बढ़ती जा रही थी जैसे इसे कभी खत्म ही नहीं होना था। कोई निशान नहीं, कोई मील का पत्थर नहीं, कोई दिशा दिखाने वाला बोर्ड नहीं, सिर्फ एक सुनसान सड़ी गली सड़क और वो साए जो धुंध में खड़े बस हमें देख रहे थे। किशन सीट को इतनी जोर से पकड़ रहा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। बाबूजी, ये जगह, हम कहां आ गए हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक बात मैं पूरी तरह समझ चुका था, ये वो हाईवे नहीं था जिस पर हमें होना चाहिए था, और कुछ था जो हमें यहां रोक कर रख रहा था। पर तभी एक हल्की सी उम्मीद दिखी। सड़क के किनारे कुछ नजर आया, एक मील का पत्थर, मिट्टी से ढका, पुराने समय का घिसा पिटा पत्थर। उस पर लिखे नंबर धुंधले थे, लेकिन फिर भी कुछ दिख रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया उसे ठीक से पढ़ने के लिए, लेकिन तभी धुंध हिली और मील का पत्थर गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। किशन का सांस लेना तेज हो गया। बाबूजी, रुको मत, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, पर दिल के किसी कोने में मुझे एहसास हो चुका था, हम बचने की ओर नहीं जा रहे थे, हम और गहरे फंसते जा रहे थे। धुंध और गहरी होती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। सड़क के किनारे कुछ हलचल थी, सिर्फ पेड़ नहीं, कुछ और साए जो धुंध में धीरे धीरे चल रहे थे, हमें देख रहे थे। और फिर हेडलाइट्स झपकी। एक पल के लिए हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, और जब रोशनी लौटी, मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी, पुरानी फटी साड़ी पहने, उसके बिखरे बाल चेहरे को आधा ढके हुए थे। वो एकदम स्थिर थी, हिल भी नहीं रही थी, बस हमारी तरफ देख रही थी। किशन चीख पड़ा, चलाइए बाबूजी, जल्दी! पर मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी की जमी रह गईं, क्योंकि उस औरत के होंठ हिल रहे थे। वो कुछ फुसफुसा रही थी, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पा रहा था। और फिर उसने सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। एक ठंडा भयावह डर मेरी रीढ़ में दौड़ गया, क्योंकि मैं उसे जानता था, या शायद वो मुझे जानती थी। नजरें मेरी नजरों से टकराईं और उसका फुसफुसाना तेज हो गया। रघुवीर, मेरा नाम। उसने मेरा नाम लिया। मेरे होंठ सूख गए। किशन कांपते हुए बोला, बाबूजी, ये कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच जानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। हम कितनी देर तक वैसे ही जमे रहे, मुझे नहीं पता। सेकंड, मिनट, वो औरत वहीं खड़ी रही, फुसफुसाती रही। फिर ट्रक का इंजन हिचका और बंद हो गया। सन्नाटा, एकदम भयानक सन्नाटा। किशन रोने लगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, कोई आवाज नहीं। हेडलाइट्स फिर झपकी, डैशबोर्ड पर बैटरी लाइट चमकी, और फिर ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। एक लंबी भयानक चीख जो अंधेरे में गूंज गई, जैसे ट्रक के अंदर से ही कोई पुकार रहा हो। और फिर वो औरत मुस्कुराई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैंने चाबी फिर से घुमाई, इंजन घड़घड़ाया, अटपटा, और फिर गर्जना के साथ चालू हो गया। जैसे ही मैंने ट्रक को झटके से आगे बढ़ाया, वो औरत गायब हो गई। 1 सेकंड पहले वो वहीं थी, अगले ही पल कुछ भी नहीं। किशन अभी भी सुबक रहा था। मुझे अब कुछ नहीं सुनना था, बस एक ही चीज करनी थी, भागना, तेज, बिना सोचे समझे, बस निकल जाना इस अंतहीन भयावह रात से। पर दिल के किसी कोने में एक कड़वा सच गूंज रहा था, ये सड़क हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। हम दोनों ने घंटों तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की। ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की गूंज थी, एक ऐसी आवाज जो अब अजीब लग रही थी, जैसे खुद इंजन
हमें किसी अनहोनी से आगाह कर रहा हो। किशन अपनी सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। बीच बीच में वो घबरा कर खिड़कियों की तरफ देखता, जैसे किसी के वहां खड़े होने की उम्मीद कर रहा हो, या फिर डर। धुंध अब भी गहरी थी, धुएं की तरह घूमती हुई, लेकिन अब वो और भारी लग रही थी, जैसे सड़क हमें अपने अंदर समेट रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, उन ख्यालों को झटकने की जो मेरे दिमाग में लगातार दस्तक दे रहे थे, लेकिन वो वहीं थे, मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए। बार बार मैं रियर व्यू मिरर में झांक रहा था। वो परछाइयां अब भी वहीं थीं, धुंधली आकृतियां जो ट्रक की हेडलाइट्स के दायरे के ठीक बाहर मंडरा रही थीं। लेकिन इस बार मुझे यकीन नहीं था कि वो सच में वहां थीं या मेरा दिमाग अब मेरा साथ छोड़ रहा था। सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार जब मैं मिरर में देखता तो वे आकृतियां और करीब नजर आती, बस देख रही थी, इंतजार कर रही थी। और फिर सब कुछ बदल गया, बिना किसी चेतावनी के। एक पल पहले हम टूटी फूटी सड़क पर थे और धुंध हमारे चारों ओर सपने की तरह घूम रही थी, और अगले ही पल बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। पेड़ अजीब लग रहे थे, रास्ता अब पहचाना नहीं जा रहा था। हाईवे मुड़ने लगा था, लेकिन जिस तरह से मुड़ रहा था वो असंभव था। मैंने आगे देखा, सड़क असल में मुड़ नहीं रही थी, बल्कि वो किसी भ्रम की तरह विकृत हो रही थी, जैसे हम किसी अजीब असंभव दुनिया में फंस गए हों। मैंने झटके से ब्रेक मारा, ट्रक चीखता हुआ रुका, टायरें सड़क पर रगड़ खा रही थीं, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने माथे पर हाथ फेरा, पसीना बह रहा था। बाबूजी, किशन की कांपती आवाज आई। वो फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास न कोई आवाज थी, न कोई जानवर, न कोई और गाड़ी, बस वही सड़क जो हमें लीलने के लिए बढ़ रही थी। और फिर वो परछाइयां अब और करीब थीं। अब मैं उनके चेहरे देख सकता था, और उनकी आंखें खाली, गहरी, शून्य। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वो फिर से दिखी। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी, उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसकी पुरानी फटी साड़ी हवा में लहरा रही थी, उसके लंबे उलझे बाल धुंध के साथ बह रहे थे। वो हिली तक नहीं। मैं उसे देखता रहा। अंदर से कुछ कहने का मन हुआ, चिल्लाकर कहूं कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। वो अजीब थी, इतनी कि मैं जड़ हो गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इंजन अजीब तरह से घर घर आया, जैसे ट्रक भी इस माहौल को महसूस कर रहा हो। और फिर वो मुड़ी। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, खाली, जैसे कोई अंतहीन खाई। फिर उसके होंठ हिले, एक धीमी सर्द आवाज हवा में तैर गई, रघुवीर। मेरी सांस अटक गई। वही आवाज, वही नाम, मेरा नाम। वो शब्द हवा में गूंजे, मेरे दिमाग में छप गए। बाबूजी, किशन ने घबरा कर चिल्लाया। वो नाम किसने लिया? मैंने कुछ नहीं कहा, कह नहीं पाया। वो आंखें, वो शून्य आंखें मुझे घूर रही थी, और उनकी ठंडक मेरी हड्डियों में उतरती जा रही थी। फिर उसने कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर सड़क पर नहीं पड़ रहे थे। वो फिसल रही थी, बिना आवाज। मुझे यहां से भागना था। मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा, टायर चीखते हुए सड़क को चीरने लगे, लेकिन वो वहीं खड़ी थी, बस देख रही थी, जैसे हमें और करीब आने का इंतजार कर रही हो। और फिर मुझे एहसास हुआ। पहले ये सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, कुछ ऐसा जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वो एहसास और गहरा होता गया। हम ट्रक में अकेले नहीं थे, पीछे कोई था। मुझे पता था, मैं उसे महसूस कर सकता था। हवा भारी हो गई थी, जैसे ट्रक अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि कुछ और भी ढो रहा था। मैंने धीरे से रियरव्यू मिरर में झांका। एक पल के लिए कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर वो वहां था, एक आकृति, हल्की सी, एक धुंधली परछाई पीछे की सीट पर। किशन अब भी बगल में सिसक रहा था, उसका शरीर डर के मारे थरथरा रहा था। वो कुछ नहीं देख पाया, लेकिन मैंने देखा था, वो था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस मेरा भ्रम है, दिमाग का खेल, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यकीन था, हम ट्रक में अकेले नहीं थे, और जो हमारे साथ था वो इंसान नहीं था। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। वो अजीब बेचैनी, वो असंभव धुंध, वो कानों में गूंजती सरसराती आवाजें, सब कुछ हद से ज्यादा हो गया था। ट्रक का इंजन लड़खड़ाने लगा, हेडलाइट्स झपकने लगी,
सड़क बस आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे और वो परछाइयां अब भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। ट्रक जैसे किसी अनदेखी ताकत से जूझ रहा था। चारों दिशाओं से कोई अजीब बोझ उस पर दबाव डाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हाईवे जिंदा हो और हमें अपने भीतर खींच रहा हो। मुझे रुकना पड़ा। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे रोक दिया। ट्रक रुकते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। किशन अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर जमी हुई परछाई की तरह बैठा था और अब उसे भी एहसास हो चुका था कोई बचने का रास्ता नहीं था। सड़क फिर से चुप हो गई। न कोई फुसफुसाहट, न कोई परछाई, न कोई आकृति, बस धुंध में लिपटी अजीब सी नीरवता। काफी देर तक मैं बस वहीं बैठा रहा, खाली सड़क को घूरता हुआ। मैं किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डर अब मेरे भीतर गहरे उतर चुका था। एक ठहरी हुई, सुन्न कर देने वाली दहशत। किशन अब भी अपने हाथों में चेहरा छुपाए सुबक रहा था। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं खुद को भी तो दिलासा नहीं दे पा रहा था। मैं ट्रक से बाहर निकला, ये सोचकर कि शायद ठंडी हवा मेरा दिमाग साफ कर दे, लेकिन जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, कुछ अजीब हुआ। मिट्टी अजीब लग रही थी। ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे सांस ले रही हो। हर कदम के साथ धरती में एक धीमी सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो, धड़क रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब एहसास मेरी नसों में घुस गया, जैसे ये सड़क ही हमें देख रही हो और इंतजार कर रही हो। मैंने एक झटके में पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देखा और तभी मैंने उसे देखा। रियर व्यू मिरर में वह औरत खड़ी थी, ट्रक के ठीक पीछे, जहां आंखें आसानी से नहीं पड़ती। उसकी लंबी उलझी हुई लटें धुंध में लहर रही थीं और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं, इतनी गहरी, इतनी ठंडी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जम गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी, सिर्फ कुछ कदम दूर, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे मुझे और आकृतियां दिखी, फीकी परछाइयां जो धीरे धीरे धुंध में से बाहर आ रही थीं। दर्जनों, सैकड़ों, अंधेरे में डूबे चेहरे, अस्पष्ट शरीर, हवा में तैरते हुए साए। मैं हड़बड़ा कर ट्रक से टकरा गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे किसी ने मेरे चारों ओर जाल बुन दिया हो। मुझे अंदर जाना था, मुझे निकलना था। मैं झटपट ट्रक में कूदा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कांपते हाथों से चाबियां खोजी, किसी तरह उन्हें इग्निशन में डाला और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने घड़घड़ाकर जवाब दिया, जैसे वो भी इस जगह से निकलने के लिए तड़प रहा हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, पर धुंध ने हमें जाने नहीं दिया। वो हमारे चारों तरफ लिपट गई, जैसे कोई जीवित चीज खिड़कियों से चिपक कर हमारी नजरें रोकने की कोशिश करती हुई। और फिर आवाजें शुरू हुई। पहले तो यह बस एक धीमी फुसफुसाहट थी, इतनी हल्की कि मैंने सोचा यह बस हवा की सरसराहट है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, आवाज तेज होती गई। ये एक संवेद स्वर था, खोई हुई आत्माओं का कोरस, हमें पुकारता हुआ, बचाओ, हम फंसे हुए हैं, रघुवीर, रघुवीर। मैं उन्हें सुन सकता था, महसूस कर सकता था। वे मेरी चेतना में सरक रहे थे, मेरे दिमाग में रेंग रहे थे। और फिर एक आवाज जो बाकी सबसे अलग थी, साफ, स्पष्ट। लेकिन इस बार यह उस औरत की आवाज नहीं थी। यह आवाज जानी पहचानी थी। पापा, बाबूजी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरा दिल थम गया। ये सुमन थी, मेरी नन्ही मासूम सुमन। उसकी आवाज धुंध के किसी कोने से आ रही थी, मुझे बुला रही थी। मैंने किशन की तरफ देखा, मेरा गला सूखने लगा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, मगर वह मेरी बेटी की आवाज नहीं सुन सकता था। सिर्फ वही डरावनी फुसफुसाहट जो हमें घेर चुकी थी। मेरा दम घुटने लगा, सोचने की ताकत जैसे जाती रही। दुनिया सिकुड़ रही थी। मैंने सड़क की ओर देखा, लेकिन अब यह सिर्फ धुंध नहीं थी, सड़क बदल चुकी थी। जो टूटी फूटी वीरान हाईवे थी, वह अब नई चमचमाती दिख रही थी। लेकिन मोड़ अब अजीब थे, अस्वाभाविक, असंभव रूप से तीखे। मैंने झटके से ब्रेक पर पैर मारा, टायर चीख उठे, ट्रक जोर से हिचकोला खाकर घूम गया। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। रात घिर आई थी,
या शायद नहीं, क्योंकि अब धुंध अंधकार में बदल चुकी थी। एक घना ठंडा अंधकार जो ट्रक को अपने भीतर निगलता जा रहा था। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस काली अंतहीन स्याही। और फिर भी वो आवाज है, बचाओ रघुवीर। मैंने एक बार फिर पीछे देखा। अब वे परछाइयां वहां नहीं थी, लेकिन मैं अकेला नहीं था। ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। मेरा दम घुटने लगा। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था। कोई छायाओं में रेंग रहा था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मेरे हाथ अब सफेद पड़ चुके थे। और तभी एक आहट, धीमी मगर निश्चित, टक टक टक। पहले लगा शायद सड़क पर कोई झटका लगा हो, लेकिन नहीं। आहट तेज हुई, लगातार, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मेरा गला सूख गया, सांसें अटक गईं। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और बस एक पल के लिए मैंने उसे देखा। वही औरत ट्रक के पिछले हिस्से में खड़ी थी। उसकी खाली खोखली आंखें मुझ पर खड़ी थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आहट थम गई, लेकिन हवा अब बर्फ जैसी ठंडी थी। ट्रक फिर एक झटके से मुड़ा। इस बार मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सका। अब यह सड़क नहीं थी, यह धुंध भी नहीं थी। कुछ और था जो हमें अपनी ओर खींच रहा था। मैंने किशन की ओर देखा, लेकिन वह अब मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं, होंठ हिल रहे थे, मगर कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर मौत की छाया लहरा रही हो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं ड्राइव नहीं कर रहा था। अब सड़क हमें चला रही थी और वो औरत हमेशा वहीं थी, हमेशा देखती हुई। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अब हाईवे पर नहीं था, मैं कैद हो चुका था। ट्रक के पहिए अब जंजीरों की तरह लग रहे थे, जैसे यह सफर कोई यात्रा नहीं बल्कि एक श्राप था। इंजन की गूंज अब एक नीरस हमाहंगी में बदल चुकी थी, जैसे यह जताने के लिए कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि बस खींचे जा रहे थे। मैंने फिर किशन की ओर देखा। वह अब भी वहीं था, मगर उसकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी, कोई पहचान नहीं। वह कहीं खो गया था, एक ऐसी जगह जहां तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। धुंध और गहरी हो गई, सड़क के आखिरी निशान को भी निगलते हुए। जिन पेड़ों की कतारें कभी हाईवे के किनारे खड़ी थीं, वे अब कहीं नहीं दिख रही थीं। अब मेरे चारों तरफ बस एक अथाह अंधकार फैला था, जैसे हम किसी अनंत शून्य में तैर रहे हों, जैसे पूरी दुनिया ही मिट चुकी हो। ट्रक के अंदर की हवा भारी हो गई थी, दम घुटने लगा। मेरे सीने में एक अजीब सा दबाव बढ़ रहा था, मानो मेरी सांसें मुझसे छीन ली जा रही हूं। सन्नाटे में मुझे बस किशन की टूटी फूटी डरी हुई सांसें सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक ट्रक झटके से रुक गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सड़क की तलाश में, लेकिन सामने कुछ और ही था। एक दीवार, ठोस, काली, अंतहीन दीवार। ऐसा लगा जैसे हम दुनिया के किनारे तक आ गए हों। मुझे घबराहट हुई। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। किशन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने फिर से सामने देखा, और तभी मैंने उसे देखा। वो दीवार के उस पार खड़ी थी। अंधेरे में उसकी आकृति मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वही औरत जो हमें तब से पीछा कर रही थी जब से यह सफर शुरू हुआ था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चुभन मैं साफ महसूस कर सकता था। और तभी मुझे समझ आ गया, यह अब कोई हाईवे नहीं था, यह एक जाल था, एक ऐसा स्थान जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। और वह औरत, वह सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं थी, वह इस जगह की रखवाली कर रही थी। वह धीरे धीरे ट्रक के करीब आई। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी, जैसे इस दुनिया से परे किसी और शक्ति का हिस्सा हो। किशन सुबक उठा। उसके हाथ उसके सीने पर जकड़े हुए थे, जैसे उसका दिल वहीं फटने वाला हो। मैं कुछ कर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। ट्रक के अंदर सड़ांत की तीखी गंध भर गई थी, मानो किसी मरे हुए शरीर को जमीन से खींचकर बाहर निकाला गया हो। और फिर वह बोली। उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। वह चीख नहीं रही थी, न ही बदले की आग में जल रही थी। नहीं, उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत, जैसे उसके पास सारी जिंदगी का समय हो।
तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए रघुवीर। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। वह मेरा नाम जानती थी, उसे मेरे बारे में सब पता था। तुम पहले शख्स नहीं हो जिसने इस सड़क पर चलने की गलती की है। मैंने बमुश्किल अपनी आवाज संभाली। तुम हमसे क्या चाहती हो? वह हल्के से हंसी। सूखे पत्तों के सरसराने जैसी आवाज गूंज उठी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती रघुवीर, उसने सिर झुकाकर कहा। लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हें चाहिए सच्चाई। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वह मेरी आंखों में झांकने लगी और उसी पल मुझे महसूस हुआ मैं उसे जानता था। मेरी आत्मा उसे पहचानती थी। मैं ही यह सड़क हूं। उसकी आवाज अब लगभग मधुर थी। मैं ही वह रास्ता हूं जिस पर तुम चल रहे हो। मैं ही वह श्राप हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। और तुम रघुवीर, तुम्हें हमेशा से मुझे ही खोजना था। मेरा दम घुटने लगा। तुम और तुम्हारे जैसे लोग, उसने कहा। उसकी आकृति अंधेरे में कांप रही थी। सोचते हो कि तुम इस रास्ते पर चल सकते हो बिना इसकी कीमत चुकाए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, हम कैदी हैं, खोए हुए। और अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। ये सड़क कभी खत्म नहीं होती रघुवीर, ये शाश्वत है, जैसे मैं हूं। मैं कांप उठा। और किशन? मेरी आवाज टूट गई। वह मुस्कुराई। वह मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि उदासी से भरी हुई थी। किशन को यहां नहीं होना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। वही वजह है कि तुम अब तक जिंदा हो। फिलहाल। मैंने किशन की तरफ देखा। वह अब भी उसी अजीब से ट्रांस में था। उसकी आंखें सूनी, स्थिर। औरत ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अब उसे चुनाव करना होगा। उसकी आवाज जैसे हवाओं में घुल गई। या तो वह यहां रहेगा या फिर वह इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। किशन के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रहा हो। मैंने उसे झकझोरने की कोशिश की। किशन नहीं, ये असली नहीं है। उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई। फिर वह धीरे धीरे फुसफुसाया। देर हो चुकी है रघुवीर। मेरा दिल थम गया। मैं अब यहां से नहीं जा सकता। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, दुनिया हमारे चारों ओर बिखर गई। ट्रक अचानक नीचे गिरने लगा। हम शून्य में समा गए। अंधकार ने हमें अपने भीतर निगल लिया। गिरने का एहसास ऐसा था जैसे मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। मेरा पेट मुड़ा, शरीर जैसे हल्का हो गया, जैसे ट्रक और उसके आसपास की दुनिया अब वास्तविकता के नियमों से परे हो गई हो। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, एक काला खाली स्थान जो हर दिशा में अनंत रूप से फैल रहा था। मैंने किशन की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी जड़ा हुआ था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसका शरीर बिना किसी नियंत्रण के कांप रहा था। मैंने उसे फिर से झकझोरा, उम्मीद करते हुए कि उसे होश आ जाए। किशन, जागो! मैंने चिल्लाया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आवाज उस विशाल खालीपन में समा गई हो। तभी एक तीव्र दर्द मेरी छाती में हुआ, जैसे कोई चाकू मेरे दिल में घुस रहा हो। मैं सांस लेने के लिए हाँफ उठा। मेरी आंखें धुंधली होने लगीं। दर्द बढ़ता गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ मुझे खींच रहा हो, मुझे अंधेरे गर्त में खींचता हुआ। मेरे विचार बिखर गए। चारों ओर की दुनिया अब वास्तविक नहीं थी, बस अंधेरा और गिरने का एहसास था, गहरे और गहरे, ऐसी चीज में जो मैं कभी भी नहीं बच सकता था। किशन की आवाज उस अराजकता में सुनाई दी, हालांकि वह दूर से, जैसे कोई गूंज हो। रघुवीर, अब सब बहुत देर हो चुकी है। उसके शब्द मेरी सोच में गूंज उठे और मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। बहुत देर हो चुकी है। वह क्या कह रहा था? मैंने उसे फिर से झकझोरा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी छाती में दर्द और बढ़ गया और मुझे एहसास हुआ कि ट्रक अब नहीं गिर रहा था, वह रुक चुका था। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा, सिर्फ काला अंधेरा था। न कोई रास्ता था, न वह औरत, न कुछ और, बस खाली स्थान। मैं ट्रक से बाहर लंगड़ा कर निकला। मेरे पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज उस अनंत सन्नाटे में खो गई। चारों ओर की हवा घनी लग रही थी, जैसे वह मुझे दबाने की कोशिश कर रही हो। तभी मैंने उसे देखा, दूर में एक हल्का सा प्रकाश, एक बिंदु जो अंधेरे में चमक रहा था। बिना सोचे समझे मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम धीमे और अनिश्चित थे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे मैं प्रकाश की ओर बढ़ता गया, हवा में बदलाव आया। अब यह ठंडी लग रही थी और जमीन असमान, लगभग स्पंज जैसी महसूस हो रही थी। वह एकदम चिकनी सड़क अब टूट फूट चुकी थी
जो चलने में कठिनाई पैदा कर रही थी। मेरा पैर कुछ तेज खींचने पर ठोकर खा गया और मैं गिरने से पहले जैसे तैसे खुद को संभाल पाया। आगे की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन वह सामान्य प्रकाश जैसा नहीं था। वह गर्म नहीं था, यह ठंडा था, लगभग अप्राकृतिक, जैसे अनंत अंतरिक्ष में एक दूर का तारा हो। मैं चलता रहा, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर इंस्टिंक्ट मुझे वापस लौटने और भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मैं नहीं भाग सकता था। कुछ मुझे आगे खींच रहा था, मुझे उस प्रकाश की ओर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। वह औरत, वह आकृति जो शुरुआत से हमें परेशान कर रही थी, वह प्रकाश के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा छाया में छिपा था, उसके लंबे बाल एक हवा में झूल रहे थे जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता था। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। स्वागत है रघुवीर, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल और सुर में थी, वही आवाज थी जिसने मेरे हर कदम का पीछा किया था। लेकिन अब यह लगभग उदास लग रही थी। मैंने एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाया। मेरा दिमाग उलझन में था और मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वह असली है या बस एक भ्रामक दृश्य। तुम हमसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, मेरी गला सूखा हुआ था और मैं मुश्किल से शब्द बाहर निकाल पा रहा था। वह तुरंत जवाब नहीं देती, बस मुझे देखती रही, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई। फिर उसने कहा, मैं हमेशा वही चाहती थी रघुवीर। सच? मैं समझ नहीं पाया। सच? कौन सा सच? मुझे सवाल करने का मौका भी नहीं मिला। उसने एक कदम पीछे हटते हुए मेरे सामने एक दर्पण दिखाया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, इसका सतह काला था, उसमें छायाएं घूम रही थीं जो खुद से ही हिलती थीं। वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था, बस वही खाली स्थान। इसमें देखो, उसने फुसफुसाया। यह दर्पण तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम्हें देखना चाहिए। मैं नहीं देखना चाहता था। दर्पणों से मुझे गहरा डर था, खासकर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद। लेकिन मुझ में कुछ था जो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता था, जो मुझे पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैं दर्पण के पास पहुंचा, छायाएं तेजी से घूमने लगीं और मुझे खींचने का एहसास हुआ। मेरा प्रतिबिंब अंधेरे से उभरने लगा, लेकिन वह मैं नहीं था। दर्पण में जो आकृति थी वह विकृत मोड़ी हुई थी, पहचान से बाहर। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका मुंह एक अनंत खाली स्थान में खुला था। मैं पीछे हट गया, डर के मारे। यह सिर्फ एक दर्पण नहीं था, यह कुछ और भयानक में झांकने का एक रास्ता था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह औरत की आवाज फिर से मेरी घबराहट में गूंज उठी। यह है सच रघुवीर, वह सच जिसे तुम भागते हुए आ रहे हो। तुम शाप का हिस्सा हो। तुम और किशन, तुम कभी नहीं जाओगे। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। भ्रम और डर के बीच एक युद्ध हो रहा था। क्यों हम? वह पास आई, उसकी आंखों में एक असहज उदासी थी। क्योंकि तुम्हें इस रास्ते को खोजना ही था, तुम्हें इस अनंत चक्र का हिस्सा बनना ही था। ये हाईवे जिंदा है रघुवीर, ये उन पर पलता है जो इस पर यात्रा करते हैं, जो इसे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। मेरे सीने में दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बातों का वजन मुझ पर उतरने लगा था। सच्चाई, ये सड़क, ये श्राप, ये औरत, ये सब आपस में किसी गहरी डोर से बंधे हुए थे जिसे समझना मेरे बस में नहीं था। लेकिन किशन का इससे क्या लेना देना है? मैंने हताशा में पूछा, जवाब की उम्मीद में। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। किशन ही कुंजी है रघुवीर, वही तय करेगा कि तुम दोनों मुक्त होंगे या हमेशा के लिए बंध जाओगे। और उसने अपना चुनाव कर लिया है। मैंने जल्दी से उसकी ओर देखा, लेकिन तब पहली बार महसूस किया कुछ तो अजीब था। वह ट्रक में नहीं था, वह मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खोखली, जैसे वह सब कुछ पहले ही हार चुका हो। किशन, मैंने चिल्लाया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें स्थिर थीं, टिकी हुई सीधे उस शीशे पर। महिला की आवाज हल्की थी, मगर उसमें एक सिहरन थी। ये सड़क तुम दोनों को निगल जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकता। तुम इस चक्र का हिस्सा बन चुके हो और यह तब तक चलता रहेगा जब तक समय स्वयं समाप्त न हो जाए। मेरा दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया मेरे चारों ओर सिमट रही हो, अंधेरा मुझे चारों ओर से दबोच रहा हो। मुझे कोई रास्ता खोजना था, या तो यहीं रुक जाऊं या इस श्राप को तोड़ दूं। लेकिन क्या भाग निकलना मुमकिन था? महिला मेरे करीब आई, उसकी छवि अब और भी धुंधली हो रही थी, मानो वह अब इंसान कम और कुछ और ज्यादा बन रही हो। सिर्फ एक ही रास्ता है रघुवीर,
वह फुसफुसाई, तुम्हें परम बलिदान देना होगा। मेरे गले में कुछ अटक गया। बलिदान, उसका क्या मतलब था? मैंने किशन की ओर देखा और उसी पल समझ गया कि वह क्या कह रही थी। किशन ही कुंजी था, लेकिन क्या मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था? महिला के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, हर क्षण के साथ और ज्यादा तेज होते हुए। परम बलिदान, लेकिन इसका अर्थ क्या था? मैंने किशन की ओर देखा। वह अब भी जड़ खड़ा था। उसकी आंखें उस दर्पण के अंधकार में समाई हुई थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पहले ही उसे छोड़ चुकी हो। मेरा डर अब एक नए रूप में बदलने लगा, एक अजीब अनजानी गहराई से उठता हुआ। मैं इतने समय से भाग रहा था, इस सच्चाई से, इस श्राप से, उस अंधेरे से जो उस रात हाईवे पर हमारे पीछे था। लेकिन अब इस पल, इस दर्पण के सामने, इस औरत के साथ अब और भागना संभव नहीं था। अंधकार मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मेरी सांसें भारी होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर हवा भी भारी हो चुकी हो, जैसे कोई तूफान फटने वाला हो। बच निकलना अब एक असंभव सपना लगने लगा। बलिदान से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी आवाज कांप रही थी, फिर भी मैंने डर को दबाने की कोशिश की। मुझे क्या करना होगा? महिला मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान उदास नहीं थी, ये समझदार थी, चालाक थी। उसने एक और कदम मेरी ओर बढ़ाया और अंधेरे में उसकी आकृति हल्की हल्की चमकने लगी। तुम्हें चुनना होगा रघुवीर, तुम में से किसी एक को यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए, इस सड़क के श्राप का हिस्सा बनकर। दूसरा जा सकता है, लेकिन केवल तब जब बलिदान दिया जाए। मेरा दिमाग घूम गया। रहना होगा हमेशा के लिए, उसका क्या मतलब था? मेरी नजर उस रहस्यमयी औरत से होते हुए किशन पर गई, जो अब भी बिना हिले डुले आईने को देख रहा था, जैसे उसे हमारे चारों ओर हो रही घटनाओं का कोई आभास ही न हो। क्या मैं उसे पीछे छोड़ सकता था? क्या मैं उसे इस अंतहीन श्राप में फंसा छोड़कर जा सकता था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। हम दोनों ने यह सब साथ में झेला था। हर डरावनी रात, हर अनदेखे खौफ का सामना हम दोनों ने साथ किया था। और अब मुझे अपने बचाव और किशन के बीच चुनाव करना था। यह ख्याल ही मेरे भीतर किसी चिंगारी की तरह भड़क उठा। लेकिन तभी एक विचार बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंधा। क्या बलिदान का मतलब सिर्फ मृत्यु था, या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा खतरनाक? मैंने कांपती आवाज में औरत से पूछा, अगर हम नहीं चुने तो? अगर हम भागने की कोशिश करें तो? वह हंस पड़ी, धीमी लेकिन खौफनाक हंसी जो पूरे अंधकार में गूंज उठी। उसके चारों ओर की छायाएं और गहरी और डरावनी होने लगी। तुम बच नहीं सकते रघुवीर। उसकी आवाज में एक भयानक निश्चितता थी। इस सड़क ने तुम्हें पहले ही अपना बना लिया है। अगर तुमने चुनाव नहीं किया तो यह तुम दोनों की आत्माओं को हमेशा के लिए निगल जाएगी। हमेशा के लिए। यह शब्द मेरे भीतर किसी हथौड़े की तरह बज उठा। नहीं, मैं इसे होने नहीं दूंगा। तभी कुछ बदला। किशन, जो अब तक जड़वत था, धीरे धीरे हिला। फिर उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें, जो अब तक भावहीन और खोई हुई थीं, अब उनमें हल्की सी पहचान झलक रही थी। रघुवीर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई और डर से भरी थी। मैं यहां नहीं फंसना चाहता, प्लीज। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, और क्या मैं उसे बचाने में सक्षम था? फिर वही औरत आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन निर्णायक थी। चुनो रघुवीर। मेरे भीतर कुछ जाग उठा। यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, यह सिर्फ जीवित रहने का संघर्ष नहीं था। यह बलिदान की परीक्षा थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैंने सोची थी। मुझे चुनने की जरूरत नहीं थी, मुझे श्राप को तोड़ना था। मैंने औरत की तरफ देखा और पहली बार उसे सच में पहचाना। वह कोई भटकती आत्मा नहीं थी, वह इस सड़क की मर्जी का एक हिस्सा थी। यह श्राप भय और हताशा पर टिका था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उंगलियां उस चीज से टकराईं जो हमेशा मेरे पास थी, मेरे परिवार की तस्वीर। ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये मेरी ताकत थी। मैंने तस्वीर निकालकर आगे बढ़ाई। उसी पल मेरे भीतर एक अजीब ऊर्जा लहराई, कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली। छायाएं कांपी। औरत की आंखों में पहली बार डर देखा। नहीं, उसने चीखते हुए कहा, गुस्से और घबराहट से भरकर, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन मैं हरा सकता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस तस्वीर की ताकत को महसूस किया। अपने परिवार का प्यार, किशन के लिए मेरी चिंता, और उस जीवन की याद जहां मुझे वापस जाना था। चारों ओर हवा सरसराने लगी, धरती कांप उठी।
अचानक तस्वीर से एक तेज रोशनी फूटी, एक पवित्र निर्मल प्रकाश। औरत चीख पड़ी। उसकी चीख अंधकार में घुलती चली गई। आईना चटक कर बिखर गया, छायाएं खत्म होने लगी और फिर एक झटके में सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक बार फिर उसी राजमार्ग पर था। कोई औरत नहीं, कोई श्राप नहीं, बस दूर क्षितिज पर उगता हुआ सूरज। मेरे बगल में किशन खड़ा था, जिंदा। उसकी आंखों में अब कोई खोखलापन नहीं था, बस हल्की सी हैरानी। रघुवीर, क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम आजाद हैं किशन, श्राप खत्म हो गया। सामने की सड़क अब साफ थी और न जाने कितने समय बाद पहली बार मुझे उम्मीद महसूस हुई। लेकिन उस भूतिया राजमार्ग की यादें कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जो फैसले मैंने लिए, वह डर, वह बलिदान, वह अंधकार अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके थे। और मैं जानता था, बहुत गहराई से जानता था, कि हमारी मुक्ति की यह कीमत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।